Hello friends, welcome to our channel IS Darbar. Guys, am I visible? Okay, so let's start the discussion. आज 25 नवंबर है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन. जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगी उसको आप लोग बताएंगे एंड आपके भी जो क्वेरीज हैं उसको भी आपको पूछना है कमेंट में. ओके, तो लाइव होने का कुछ फ़ायदा होना चाहिए. कोशिश करें कि आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी ज्वाइन करें डिस्कशन को, राइट. तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं. क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं रोज़ की तरह, उसको लिखना शुरू करें आप लोग. एंड लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है तो उसका आंसर भी आपको करना है कमेंट में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोटेशन से. आज का कोटेशन, चूँकि आज हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ी बात करने वाले हैं और पेंडेमिक के दौरान किस तरीके से वायलेंस बढ़ गया है अगेंस्ट वुमेन, तो उसके लिए जो हम लोग कोटेशन है वो भी वुमेन पर ही ले रहे हैं. ठीक है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में कोफ़ी अन्नान साहब क्या कहते हैं. दैट जेंडर इक्वलिटी इज़ मोर देन अ गोल इन इटसेल्फ. ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आई होप आपको याद होगा ये सारा जो भी कोटेशंस हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर. तो अगर आपने ऐसे राइटिंग कभी किया है तो आपको एहसास होगा कि कोटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट. तो जेंडर इक्वलिटी की हम बात करेंगे या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो ऐसे जगह पर इन कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं. दैट जेंडर इक्वलिटी इज़ मोर देन अ गोल इन itself. It's precondition for meeting the challenges of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance. ये प्री कंडीशंस हैं. जब आप इस पर फोकस करेंगे देन यू कैन फाइंड आउट कि हाँ जो वुमेन एम्पावरमेंट है हम उसको इम्पोज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप लोग जो भी हैं डिस्कशन में वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये पूरा जो डिस्कशन है वो लाइव दिख रहा है या नहीं. बिकॉज हमने कल भी ट्राई किया था, कल भी कोई परेशानी आ गई थी. आई होप आज विजिबल है ये पूरा डिस्कशन. सो स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग पहला आर्टिकल देखने से पहले क्वेश्चन देख लेंगे. दो क्वेश्चन आज आपको दिए गए हैं. बैंकिंग सेक्टर पर एक हमारा आर्टिकल है और दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट पर है, तो उसको भी आपको फोकस करना है और आंसर राइटिंग करनी है यहाँ पर भी. ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल है ओपन कॉशियसली. जीएस पेपर 3 इकोनॉमी बैंकिंग से एसोसिएट करेंगे इसको. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सभी लोगों ने इवन इसको देखा होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि हम लोग पहले कल भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अभी बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं. और उसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म अभी जो आरबीआई ने प्रपोज किया है तो वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है देखिए. आरबीआई ने भी एक रिफॉर्म लाते हुए ये कहा है कि जो भी एनबीएफसीज हैं, जो भी बैंकों से इवन ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उनका डिपॉजिट बहुत अच्छा है, लेंडिंग बहुत अच्छी है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, तो उनको बैंकिंग लाइसेंस दे दिया जाएगा और इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी भी बनाई गई है, राइट. तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसमें क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स तो कई सारे हैं, इसको हमने कल देखा था, बट क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने ये फैसला लिया है कि अब एनबीएफसीज को बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया जाएगा, बैंक बना दिया जाएगा, तो उसके क्या क्या और कॉन्स हो सकते हैं. सो अंडर बोथ 2001 एंड 2013 लाइसेंसिंग गाइडलाइंस, ये दोनों लाइसेंसिंग गाइडलाइंस थी 2001 और 13 में, जिसमें कि कहा गया था कि कुछ फ्यू ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे जिनको अलाउ किया गया था एंटर द सेक्टर. यानी कि उस समय में 2013 तक भी ये नहीं कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को लाया जाए सेक्टर में, तो वहाँ पे भी एक रेगुलेशन सा लगाया गया था, राइट. So calls for allowing a big corporate houses have until now been firmly registered by the central bank. So यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीआई ने ये जो बदलाव किया है, लिबरलाइज कर दिया है एंट्री को, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ा दिया है, ये फ़ायदेमंद है या ये कितने हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, क्या हो सकता है.
तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की आज बात करने वाले हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में आता है जनरली। ठीक है, इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाई गई थी और उसमें एक रिपोर्ट प्रॉपर दिया। ये जून में ये ग्रुप बना था, उसके बाद सितंबर में इस ग्रुप ने रिपोर्ट अपना सबमिट किया और प्रसन्ना कुमार मोहंती के अंडर में ये पूरा IWG को बनाया गया था, राइट। तो इसमें इन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं और बैंकिंग का लाइसेंस दे सकते हैं, राइट। आप देखिए ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है कि कब बना था, प्रसन्ना कुमार मोहंती के अंडर में पूरा सेटअप किया गया था इंटरनल वर्किंग ग्रुप को, और 30 सितंबर को रिपोर्ट सबमिट की गई। और वहीं से ये सारी चीज़ें अब न्यूज़ में आ रही हैं कि रिकमेंडेशंस क्या क्या थे, रिकमेंडेशंस में किस किस चीज़ों को प्रमोट करने की बात कही गई है। ठीक है, वाइल देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट नीडेड टू सर इन द ग्रेटर कॉम्पिटिशन। तो देखिए, नो डाउट कंपटीशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और इवन प्राइवेट कैपिटल को भी इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें देखा जाए तो इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, और ज़्यादा कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए कई सारे बैंकों का होना बहुत ज़रूरी है, बैंक का ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी है। इवन जो यहाँ पे कॉरपोरेट ओनरशिप ऑफ द बैंक बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक अब डिबेट है कि ये जो ओपन किया गया सेक्टर को, अब NBFCs को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है ओवरऑल सिचुएशन को, कैसे ये रिस्की हो सकता है, क्या कुछ रिस्क इसमें एसोसिएटेड हैं या फिर नहीं है, क्योंकि एक पूरा का पूरा लिंक होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइए कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है जो भी हम बात कर रहे हैं, चीज़ें आपको याद आ रही हैं पहले से। तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि यस आप लोग मुझे देख पा रहे हैं इस डिस्कशन में और ये डिस्कशन आपको लाइव है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। एज द फॉर्मर गवर्नर, डिप्टी गवर्नर RBI रघुराम राजन एंड विरलाचार्य, इन्होंने पहले वार्न किया था कि एक कनेक्टिविटी होती है लेंडिंग में, एक कनेक्टेड लेंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने दिया था, और एक क्रॉनी कैपिटलिज्म, जिससे कि अवेयर होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। आखिर ये जो क्रॉनी कैपिटलिज्म है ये क्या है? देखिए, एक रिलेशनशिप, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द कॉर्पोरेट्स, द बिजनेसमैन। ठीक है, तो क्या होता है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आपके इकोनॉमिक सर्वे में था, और ये क्या करता है, इकोनॉमी को धीरे धीरे खोखला करता है, इकोनॉमी को डाउन ग्रोथ करता है, ये जो क्रॉनी कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा था कि कई जो आपके गवर्नर्स रहे हैं या डिप्टी गवर्नर्स रहे हैं RBI के, उन्होंने इस चीज़ से अवेयर करने को कहा था कि अगर हम ज़्यादा ओपन करेंगे इसको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे कॉर्पोरेट प्रमोटर्स को, तो हो सकता है कि आगे ये रिस्की हो जाएगा, काफ़ी सिस्टमेटिक रिस्क को इम्पोज करेगा, क्योंकि जैसे ज़्यादा प्राइवेट पीपल्स में इन्वॉल्व होने लग जाएंगे, और तो वो एक सिचुएशन को यहाँ पर ख़राब कर सकता है। So as the report itself mentions, it will be difficult to ring fence the non-financial activities of the promoters with that of the bank, and there is also a fear of more politically connected business houses obtaining these license. अब देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? चैलेंज ये होगा कि इससे जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है, यहाँ पे जो मैस्कुलर पावर है, आप कह सकते हैं जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स होंगे वो डोमिनेट करने लग जाएंगे, राइट। तो जिस तरीके से NBFCs को अब एंट्री दी जा रही है बैंकों में, तो अब क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर दिया गया है, तो इसमें जो वेल कनेक्टेड बिजनेस हाउसेज हैं, लाइक जो अभी हमने बात किया कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म में जैसे जो काफ़ी जिनका की कनेक्शन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो वो लोग फिर अल्टीमेटली यहाँ पर ओवरऑल सारा ले जाएंगे, जो भी बैंकिंग का लाइसेंस वगैरह होगा, तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, right. And this, as the Rajan Acharya have cautioned, could exacerbate the concentration of economic power in certain business houses. तो ये एक तरीके का थ्रेट यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर आपने ओपन कर दिया सेक्टर को, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस बढ़ सकता है, जो बहुत डोमिनेटिंग पावर्स हैं वो इस पूरे सेक्टर को डोमिनेट कर सकते हैं। It has been argued that such concerns can be addressed by the strong supervision and well thought out regulations. तो सिंपल है, इसको हम कैसे इस कंसर्न्स को ख़त्म कर सकते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग सुपरविजन लेकर के आएँ। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग सुपरविजन, तो क्या होता है कि
अभी जितने इवेंट्स हुए पहले, अगर स्कैम्स की बात करें, जिस तरीके से IL&FS कोलैप्स हो गया, नीरव मोदी का स्कैम आता है PNB में, फिर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स का फेल हो जाना, तो इस तरीके से कई ऐसे इवेंट्स हुए जहां पर ये देखा गया कि स्ट्रॉन्ग सुपरविजन की कमी है, कहीं ना कहीं एक कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाता है। सो द फाइनेंशियल स्किल जगरी इज़ रियलिटी, और ये जो एक छल कपट है एक तरीके का एक प्रॉब्लम है, वो इसकी रियलिटी को शो करता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अगर बैंकिंग सेक्टर को लिबरलाइज करना है, एंट्री को लिबरलाइज करना है, तो दैट इनकरेज द क्रिएशन ऑफ बिग प्राइवेट बैंक्स कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। नो डाउट इकोनॉमी के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बट अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, तो चेक्स एंड बैलेंस को देखते हुए और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो किस तरीके से ओवरऑल उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे वो प्रोटेक्शन यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, एंड द इनविजिबल पेंडेमिक। सो अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं, द इनविजिबल पेंडेमिक, जीएस पेपर 1 सोशल इशूज से इसको एसोसिएट करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। यहाँ पे ओवरऑल ये बताया गया है कि इस पेंडेमिक के समय में वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो कैसे बढ़ गया है, और सिर्फ वुमेन नहीं बल्कि जो भी वल्नरेबल सेक्शन है वो कितने ज़्यादा और वल्नरेबल हो गए, इसका एक डाटा आपको दिया गया है। आंसर राइटिंग में आप ऐसे डाटा से अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, आपको पता होगा इंट्रोडक्शन में कई बार हम बहुत परेशान होते हैं क्या लिखना है, तो कई बार आपको डेफिनेशन मिल जाता है, बट फैक्ट्स एंड डाटा को जब आप डालते हैं एज पर द क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन की नीड है उसके हिसाब से, तो काफ़ी वेट मिल जाता है और कम शब्दों में आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कितना बढ़ गया, और इवन सिर्फ पहला वीक जो था कोविड-19 लॉकडाउन का, वो लॉकडाउन आते ही जो फर्स्ट वीक था उसमें केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और इसको UN सेक्रेटरी जनरल ने क्या नाम दिया, शैडो पेंडेमिक। आपको बता दें सिर्फ भारत की ये कहानी नहीं है, पूरे विश्व में वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो बढ़ा है इस पेंडेमिक के समय में, जब लॉकडाउन चल रहा था, और उसको शैडो पेंडेमिक का नाम दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि व्हाट इज शैडो पेंडेमिक ऑल अबाउट, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। ओके, सो पूरे वर्ल्ड में ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें देखने को मिली, और इसको कैसे एड्रेस किया जाए, क्या अभी भी लोग काफ़ी कंसर्नफुल हैं इसको लेकर के कि डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करना है, और ये इवन बढ़ा क्यों, पेंडेमिक के समय में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा। तो वुमेन एंड जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ वर कन्फाइंड इंडोर्स विद देयर अब्यूज़र्स। तो क्या हुआ, लॉकडाउन के समय में सभी जो इवन जो भी जेंडर है, वुमेन है, वो सब अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, और जो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो जो अब्यूज़र्स हैं उनके साथ ही उनको रहना पड़ रहा था, और इस वजह से काफ़ी चैलेंजिंग हो गया ये। तो उनके ही शेल्टर पर, उनके ही घरों में उनके साथ ज़्यादा वायलेंस होने लगा। तो ये ओवरऑल कई सारे इसने प्लेटफॉर्म्स ने ये बताया, ये ऐसे डाटा आपको दिए हैं। तो अभी तो हमने नेशनल कमीशन वुमेन की बात की, कुछ और आपके पास डाटा हो तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। बट व्हेन द पेंडेमिक हिट होल सोसाइटी टू कवर द ज़ीरो सोशल प्रोटेक्शन। क्या हुआ कि सोशल प्रोटेक्शन जो है वो ज़ीरो लेवल पर चला गया, क्योंकि लॉकडाउन हो गया और एकदम से क्राइसिस आ गई, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गई, और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कोविड-19 का कि उसने सारी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर दिया, और विदाउट एनी सोशल प्रोटेक्शन वुमेन्स वर गेटिंग मोर वल्नरेबल फ्रॉम टू द वायलेंस। तो यहाँ पे वायलेंस जो है वो बढ़ गया, डोमेस्टिक वायलेंस और ज़्यादा बढ़ गया। अब कैसे कैटेगराइज करेंगे आप क्या क्या वायलेंस, तो हर तरीके का वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इवन कास्ट वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, तो इस तरीके के जितने भी वायलेंस है आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो ऑब्वियसली वायलेंस में। और इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ पे क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, क्या क्या रोल हो सकता है इसमें, स्टेट का क्या रोल हो सकता है, पर्टिकुलर कॉमन पीपल का क्या रोल हो सकता है, इसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ओनली ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट क्या है वो, तो स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो काफ़ी डीप हो गए, जैसे इनइक्वालिटीज़ इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसने एक वायलेंस को बेस प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि जब भी आपके यहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी के बढ़ने का मतलब ही होता है कि पर्टिकुलर कोई एक सेक्शन है जिसके साथ
जो जिसको ऑब्वियसली इन इक्वलिटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है उसके साथ वायलेंस हो रहा होगा, उसको दबाने की कोशिश की जा रही होगी, तो वो उस पूरे एरिया में वल्नरेबल हो जाता है। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी इटसेल्फ हैज़ सम वायलेंस। और इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, जैसे कि इन्होंने बताया है राइटर ने, कि आप जैसे कांस्टेबल को आप रिवॉर्ड देते हैं कि उनके ऑब्वियसली जब वो ब्रुटल बिहेवियर करते हैं या इस तरीके से सख्त होते हैं, तो लेकिन जब वो घर आते हैं तो उनके पास क्या होता है, उनका जो माइंडसेट होता है वो उतना ही सख्त हो जाता है कई बार, और वो चीज़ उनके घर में निकलने लग जाती है। चाइल्ड जो हैं, बच्चे डेली वायलेंस को देखते देखते उनको ये नॉर्मल लग जाता है कि यार ये नॉर्मल है, यही नॉर्मल है और वायलेंस ही होता है। और बड़े होकर के वो भी सेम चीज़ सीखते हैं, उनके लिए नॉर्मल लैंग्वेज हो जाता है ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करना, और ये व्यवहार इस तरीके से ऊंची आवाज़ में बात करना और वायलेंस बिहेवियर, ये सब नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे हर एक एंगल से सोचने की ज़रूरत है। एंड इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, तो हर ऑब्वियसली हर एक प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से इम्पैक्ट होता है वायलेंस की वजह से, ये हमें सोचना होगा। वाइल वी हैव बीन फोकस्ड ऑन द डोमेस्टिक वायलेंस, एज इन एवरी अदर क्राइसिस वी कुड एंटिसिपेट अ राइज इन अदर काइंड ऑफ वायलेंस टू। नाउ द थिंग इज़, बहुत सारे और भी टाइप के वायलेंस, अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को हटा के देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ कई और वायलेंस होते हैं। जैसे रिमेंबर द लॉकडाउन मेड एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग अबॉर्शन वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये भी एक तरीके का वायलेंस होता है, और कई तरीके के और भी वायलेंसेस हैं जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। अब लॉकडाउन के समय में क्या हुआ कि लोगों की जॉब चली गई, होमलेस हो गए लोग, राइट। तो वो भी, उसने भी एक तरीके से काफ़ी ब्रुटल बिहेवियर शो किया लोगों के अंदर। और उसके बाद जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, वो कहाँ गए, क्या हुआ, कितने ट्रैफिक्ड हो गए, इसका अलग ही अपना डाटा है, इसका अलग ही आंकड़ा है। तो ये भी एक तरीके का वायलेंस है जो उन बच्चों को फेस करना पड़ा, लड़कियों को फेस करना पड़ा। हम तो बस इमेजिन कर सकते हैं, राइटर का मानना है कि आप बस इमेजिन कर सकते हैं दैट वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी लेफ्ट अलोन टू फेंड फॉर देमसेल्व्स इन द आफ्टरमैथ। तो जो डिसेबल्ड वुमेन और गर्ल हैं, उनका सोचिए क्या हो सकता है इस दौरान, जब इतना वायलेंस बढ़ गया होगा पेंडेमिक में, एंड काफ़ी वल्नरेबल हो गई वो। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें बता रहे हैं, जो वुमेन वेजिटेबल्स बेचती थी इस टाइप से, वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो गई। जो विद वर्क फ्रॉम होम, हाउ मेनी न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट इमर्ज्ड। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन में इनका कहना है कि ये जो वायलेंस है ये कैसे ओमनी प्रेजेंट है, ये एक ऑब्वियस रियलिटी है सोसाइटी की। जो गर्ल हैं, वुमेन हैं, वो इस रियलिटी के साथ जी रही हैं, क्योंकि इस पर लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन और बहुत क्विक एक्शन नहीं ले रहे हैं। नो डाउट वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस लॉज एंड टर्म्स, बट जो एक एक यहाँ पे कड़ा रुख होना चाहिए और इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी कमी है, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सपोर्ट हेल्पलाइंस हैं, उनमें हमें क्रिएट करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक क्रिएशन होना चाहिए। ऐसा अभी भी अवेलेबल है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग हो कि ये काउंटर कर पाए वायलेंस को। इसके प्रति जो सेंसिटिविटी है उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पॉलिटिकल विल भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर हम इस पूरे मुद्दे को बहुत ही सीरियसली नहीं लेंगे तो इसको हम काउंटर नहीं कर सकते। ठीक है, अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं, बिफोर द फर्स्ट शॉट। तो इसमें हम बात करेंगे वैक्सीन की। कोविड-19 वैक्सीन बनाने की होड़ सब जगह पर है, ठीक है। तो अभी आपने सुना भी होगा कि जनवरी फर्स्ट में, या फिर फर्स्ट जो मंथ है नेक्स्ट ईयर का, उसमें वैक्सीन हमें मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर वैक्सीन बन जाता है, प्रॉपर तरीके से ट्रायल हो जाता है। जैसा कि आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक फार्मा मेजर है एस्ट्राजेनेका, ये मिल करके बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं जॉइंटली वैक्सीन को, और इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोलैबोरेटर इन द प्रोजेक्ट, रिपोर्टेडली एंटिसिपेटेड द प्रिवेंट टू बी अवेलेबल इन द कंट्री वेरी सून। तो क्या होगा, जल्द से जल्द भारत के पास वैक्सीन मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि शुरुआती दौर में सबसे पहले तो 1 करोड़ जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको फर्स्ट स्लॉट में दिया जाएगा वैक्सीन। अब अगला चैलेंज ये है कि क्या भारत के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है,
फॉर स्टोर करने के लिए, प्रिवेंटिंग एंड मोबिलाइजिंग अ वर्कफोर्स टू अंडरटेक द इंक्लूजन ड्राइव। तो यहाँ पे अब हम कुछ चैलेंजेस की बात करने वाले हैं कि क्या चैलेंजेस। देखिए, वैक्सीन को जो बनाया गया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा, वो वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि भारत के पास कोल्ड स्टोरेज मौजूद नहीं है। देखिए, आप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है इसको कई जगह पर लिख सकते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, अभी वैक्सीन के का मुद्दा है, वैक्सीन की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है और इस वजह से वैक्सीन को ठीक तरीके से रखने में हम ऑब्वियसली कैपेबल नहीं होंगे। बट यहाँ पे चूंकि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस बोला गया है तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। मच वर्क विल स्टिल नीड टू बी डन। हाँ, कुछ और चीज़ें हैं जो होनी चाहिए कि जो सप्लाई चेन होगा, वैक्सीन का सप्लाई चेन, वो कैसे यहाँ पे भारत में उसको मैनेज किया जाएगा। जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर कैसे इसको रखा जाएगा, इसको कैसे लेके जाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पर। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये प्रॉब्लम एक जगह नहीं है, सब जगह पर है ये। जब वैक्सीन बन करके आ जाएगी तो आपके पास इंफ्रा और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम अराइजेज हो जाएंगी कि कैसे आप लेबोरेटरीज से इसको लेकर के जाएंगे बाकी जगह पर, और जो फार्मा कंपनीज़ हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, वो कैसे डिफरेंट लेवल पर इसको मैनेज करेंगे। जो एजेंसीज़ हैं, आर दे कैपेबल टू मैनेज द थिंग्स। सप्लाई चेन को कैसे ओवरऑल पूरे इंडिया में इसको ट्रैक किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। नेटवर्क ऑफ हेल्थ वर्कर्स विल हैव टू बी ट्रेन। अब वैक्सीन को कैसे यूज़ करना है, कैसे रखना है, कैसे स्टोर करना है, इसके लिए आपको प्रॉपर हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने सारे काम अभी भी हैं जो रहते हैं वैक्सीन बनने के बाद भी। इन सारे जगह पर हमें काम करना होगा। बाकी अगर आप अमेरिका वगैरह की बात करते हो तो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, लेकिन इंडिया के साथ ये दिक्कत है। और उसके बाद जो चैलेंज है वो क्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या जहाँ जिनको कि आपको वैक्सीनेट करना है, उसके बाद इतने सारे लोगों को ट्रेन करना उसके लिए, हाउ इट विल बी पॉसिबल। अभी तक का जितना भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहा है उसमें इंडिया का एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा रहा है। आप कोरोना वायरस को छोड़िए, आप सिंपल पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो में हमें पोलियो को ख़त्म करने के लिए, जो कि लेस देन 20 करोड़ बच्चे रहे हैं, उनमें 25 साल लग गए। तो आप सोचिए कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट अगर आपको 130 करोड़ जनता को वैक्सीनेट करना है तो आपको कितने साल लग सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वैक्सीन बन भी जाता है, मिल भी जाता है, तो हाउ विल वी एबल टू कंटिन्यू विद इट। तो ये एक अलग से एंगल है। अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह करें तो आपको वहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन दिया गया है, आईएलपी पे पहला सवाल पूछा गया है, इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। और सिम्बैक्स पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आई होप आज लाइव हो रहा होगा, इसके बाद मैं चेक करती हूँ। अदरवाइज़ जो हमारा डिस्कशन है वो रिकॉर्डेड होता है, तो आई विल अपलोड इट टू। जो लोग अभी नहीं देख पाएंगे वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियोज़ को देख सकते हैं। और गाइज़ प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को बताइए, आप सजेशंस दे सकते हैं कि क्या और हमें इंक्लूड करना है डिस्कशन में, सो दैट ये और वाइब्रेंट हो, आपका और ज़्यादा फ़ायदा हो इससे। ठीक है, आज के इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।